हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उस पार्ट को चेकआउट कीजिए, इसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी के बारे में, मतलब कि मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेटल्स मिलते कैसे, बनते कैसे। आपको यह पता ही है कि अर्थ की क्रस्ट से, अर्थ की जमीन से, अर्थ में से हम मेटल्स को, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अर्थ से या एटमॉस्फेयर से निकालते हैं। जैसे अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी की, मेटल्स को कैसे निकालते हैं। देखिए, अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ को आपने कई सारी लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। जो अर्थ की ऊपर की लेयर है उसे क्रस्ट बोलते हैं, बीच की लेयर को हम मेंटल बोल देते हैं, और जो अंदर की सबसे बीच की जो लेयर होती है, सेंटर जो लेयर होती है, उसे हम बोल देते हैं कोर। तो जो सबसे ऊपर वाली सतह है अर्थ की, क्रस्ट, इसमें आपको सारे के सारे मेटल्स मिल जाते हैं। अब ये मेटल ऐसा नहीं है कि आपको लोहा बस लोहे की फॉर्म में मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं होता। ये अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म में, जिस भी कंपाउंड फॉर्म में मेटल्स अर्थ से निकाले जाते हैं वो कहे जाते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं उन्हें? मिनरल्स, राइट। अब देखिए, मिनरल्स तो हर जगह पाए जा सकते हैं, लेकिन हर मिनरल से मेटल निकाल के और उससे प्रॉफिट कमाना नहीं हो पाता। ठीक है ना, मान लो हमें कोई एक ऐसी जमीन मिली जहां पर लोहा है, लेकिन उसमें लोहे की मात्रा अगर मान लो 25% ही है, और मैं उस मिट्टी में से लोहे को निकाल रहा हूं, जो भी प्रोसेसेस हैं जो आगे आप पढ़ेंगे उन प्रोसेसेस के थ्रू उसमें से मैं मेटल को निकाल रहा हूं, और मैंने मेटल निकाला, मेटल को निकालने में मुझे मान लो 100 रुपए का खर्च आया, पर जो लोहा निकाला मैंने उसे निकालने की प्रोसेस में, प्योरीफाई करके निकालने की प्रोसेस में मुझे 100 रुपए का खर्च आया। लेकिन निकालने के बाद जितना लोहा मिला, मैं जब उसे बेचने गया तो मुझे सिर्फ उससे 75 रुपए 90 रुपए मिले। तो इसमें तो मेरा लॉस ही हुआ ना। या मान लो चलो 100 रुपए भी मिले या 110 रुपए भी मिले, तो इसमें मेरा लॉस ही हुआ, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मैं जितना टाइम लगाऊं और जितना मेहनत करूं उतना मुझे प्रॉफिट ना मिले तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि एटलीस्ट उससे मेटल निकालने के बाद जब मैं उसे मार्केट में बेचूं तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। ठीक है, ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स। क्या कहते हैं? ओर्स। वो मिनरल्स जिनमें मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ताकि जब उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके बेचा जाए तो हमें एक प्रॉफिट मिल सके, ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है ओर्स। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। मिनरल्स, हर मिनरल को आप ओर नहीं कह सकते, लेकिन हर ओर मिनरल है। ये वही वाली बात है कि हर सेब जो है वो फल है, लेकिन हर फल सेब तो नहीं होता। जितने भी फल हैं वो सारे के सारे सेब नहीं है, लेकिन जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे फल तो हैं ही, है ना। उसी तरीके से तो जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे ओर्स मिनरल्स जरूर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने जमीन से ओर निकाल दिया। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन से निकलता है, समुद्र में जो पानी है उसमें भी कई सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं, और सॉल्ट में एक पार्ट तो मेटल भी होता है ना। सॉल्ट मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बनता है, तो वहां पर भी पाए जाते हैं, पर प्रेफरेबली हम अर्थ की क्रस्ट से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने ओर निकाल लिया। अब इस ओर से मेटल को किस तरीके से निकाला जाए उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। अब देखिए, हमने कोई चीज जमीन से निकाली है तो उसके साथ कुछ गंदगी वगैरह, मिट्टी वगैरह, ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ओर के साथ जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज आती हैं, चाहे वो मिट्टी हो गई या कोई अदर चीज हो गई, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। ओर के साथ जो अदर इंप्योरिटीज हैं उन्हें बोल देते हैं हम गैंग। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। मतलब यही जो गैंग की इंप्योरिटीज है इसे ओर से बाहर निकाला जाता है, साफ किया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ओर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की कई सारी प्रोसेस होती हैं, और ये डिपेंड करती हैं कि गैंग किस तरीके का है। मान लो कि मैं कॉपर निकाल रहा हूं, ठीक है, एक मुझे कहीं पर बहुत ज्यादा कॉपर का ओर मिला हुआ है, तो मैं वहां से कॉपर का ओर निकाल रहा हूं, लेकिन उसके साथ
थोड़ा बहुत लोहे का और भी है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत लोहे का और भी मिक्स्ड है। अब देखिए मेनली तो मैं कॉपर निकाल रहा हूं ना, तो लोहे का जो ओर मिला है उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। तो वो जो लोहे का ओर है वो मेरे लिए तो इम्प्योरिटी है, क्योंकि मैं उससे लोहा निकाल के प्रॉफिट तो कमाने से रहा है ना, तो मेरे लिए तो वो इम्प्योरिटी है, तो वो गैंग है। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो लोहे का ओर है और मुझे इस कॉपर के ओर से उस लोहे के ओर को अलग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस अपना सकता हूं। मैं क्या करूंगा, उस पूरे के पूरे ओर को पहले पाउडर कर लूंगा, है ना। पाउडर करने से अब उसमें कॉपर का ओर भी मिक्स्ड है, लोहे का ओर भी मिक्स्ड है, जो इंप्योरिटी है वो भी तो मिक्स्ड ही है ना उसमें। अब क्या करूंगा, मैं एक मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब एक बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जितना भी लोहे का ओर था उसे अलग कर लूंगा, तो मेरी जितनी भी गंदगी है वो अलग हो गई, और जो बाकी जो पाउडर बचा हुआ है वो मेरा कॉपर का पाउडर है। समझ में आया ना, वो कॉपर के और का पाउडर है। तो अलग अलग फिजिकल स्टेट की वजह से जैसे भी हो, जो भी गैंग की अपनी प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से उसे सेपरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को, गैंग को ओर से अलग करने की जो प्रोसेस है इसे बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब हमने क्या किया, गैंग को हटा दिया, अब हमारे पास ओर बचा है। ठीक है, अब इस ओर से हमें मेटल को निकालना है। ओर से मेटल को निकालने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ठीक, अब देखिए सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, क्योंकि मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी देते हैं, तो इन्हीं रिएक्टिविटी के बेसिस पर ये अलग अलग प्रोसेसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर के जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, जो आपके सोडियम से लेकर पोटेशियम से लेकर आपके एल्यूमिनियम तक के ये जो मेटल्स हैं ये हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। ठीक है, तो ये मेटल कभी भी डायरेक्ट अलग तरीके से इन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो भी और मिलता है इनका, ये इनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई होती है अपने कंपाउंड के साथ जुड़े रहने की, कि हम नॉर्मल तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, मेटल को अलग नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन ओर को पिघला लेते हैं, मोल्टन स्टेट में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर सोडियम का हमें एक ओर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सोडियम का एक ओर हो गया NaCl। ठीक है, हमने बात की थी ना पिछले चैप्टर में कि जो आपका NaCl है वो पत्थरों के फॉर्म में, मतलब नमक का जो कई जगह आपको डिपोजिशन मिल जाता है, तो हमें वहां से NaCl का पूरा वो क्या कहते हैं माइन मिल गई है। अब हम वहां से NaCl ला रहे हैं, मुझे उसी में से Na को निकालना है, सोडियम को निकालना है। क्या करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे जो NaCl है इसे पिघला लूंगा। पिघलाने के बाद मैं इसका करूंगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड होती है। ठीक है, बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर लेते हैं, एक पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, एक नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो नेगेटिव वायर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में वो नेगेटिव वायर कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव वायर होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में एनोड होता है। तो जब हम इस मोल्टन मेटल ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जितना भी NaCl का अगर हम कर रहे हैं, तो मोल्टन स्टेट में जितना भी क्लोरीन है, ठीक है, वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। पॉजिटिव वाला क्या है, आपका एनोड है, वो सारा का सारा क्लोरीन गैस की फॉर्म में एनोड पर निकल जाएगा। और जितना भी सोडियम है, Na है, ठीक है, वो सारा का सारा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि Na पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो आपको वो सारा का सारा कैथोड पर मिलेगा। कहां मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा, वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से ही एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर अब आपको एक मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया, जो भी है, आपने चाहे वो एल्यूमिनियम का निकालना हो चाहे किसी का भी निकालना हो, इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं हाई रिएक्टिविटी वाले। फिर आ जाए हम मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की। देखो मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स जो हैं आपके जिंक से लेकर लेड तक होते हैं। ठीक है, जिंक से लेकर लेड तक के बीच के जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे मिडल रिएक्टिविटी वाले में आते हैं।
अब ये जो मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ये मेनली 3 ओर्स में पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड ओर मिलते हैं आपको, इनके कार्बोनेट ओर मिलते हैं, इनके सल्फाइड ओर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 ओर्स बनाते हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो कार्बोनेट और आपको सल्फाइड वाले पाए जाते हैं। ठीक, तो होता क्या है, ये जो मिडल वाले हैं ना, इन्हें पहले सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जितने भी मिडल वाले हैं इन्हें, इनके ओर को सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो 3 तो हैं ही इसमें, या तो ऑक्साइड में मिलेगा, या कार्बोनेट में मिलेगा, या सल्फाइड में मिलेगा। जो ऑक्साइड में मिलेगा उसे तो हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ऑक्साइड में है ना। ठीक है, तो और जो बाकी जो कार्बोनेट है या सल्फाइड है, पहले उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। एक बार जब मिडल वाले को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका रिडक्शन करते हैं कार्बन से। ठीक है, आप कोक लेते हैं, कोक कार्बन की एक फॉर्म होती है, कोक के साथ हीट करते हैं, कार्बन के साथ जब हीट करते हैं तो फिर वो कार्बन उसे रिड्यूस कर देता है। देखिए अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं होता क्या है। मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं आपके पास, ठीक है, तो ये जैसे आपके मिलते हैं कार्बोनेट फॉर्म में, जो भी कार्बोनेट ओर बनाते हैं उन्हें सबसे पहले किया जाता है एयर की एब्सेंस में हीट। ठीक है, लिमिटेड एयर में या एयर की एब्सेंस में उन्हें सबसे ज्यादा हीट किया जाएगा। इससे होगा क्या कि उनके कार्बोनेट में CO3 के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो लिबरेट हो जाएगी, गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप Zn ले लो, जिंक ले लो। ठीक है, जो जिंक है, जिंक कार्बोनेट बना रहा है। ठीक, जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो जो कार्बोनेट में CO3 है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे लिमिटेड ऑक्सीजन में या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं। ठीक, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ZnCO3 में से CO2 निकल गया, क्या बचा? ZnO, जिंक ऑक्साइड बचा ना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। जब एक कार्बोनेट ओर को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट किया जाता है इस और ताकि उससे ऑक्साइड बन सके, इसे बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। ठीक है, ऑक्साइड बन गया यहां पर। इस ऑक्साइड बनने के बाद क्या किया जाएगा, इस जिंक ऑक्साइड को अब कोक की प्रेजेंस में, मतलब कि कार्बन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा। तो अब कार्बन और जिंक ऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां से ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना के निकल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना के निकल जाएगी और जिंक आपका अकेला मेटल बचेगा, मतलब जिंक अलग हो चुका है। समझ में आया? अगर कोई और सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, उसे सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? उस ओर को हम हवा की प्रेजेंस में, बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, जब हम सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जो इसका सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो इसका सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सल्फर ऑक्साइड बनके जो सल्फर ऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी। और वो जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हवा में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन फिर इस जिंक के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बन जाएगा, जो मेटल है उसके साथ भी रिएक्ट करेगा और वो बन जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड। मतलब सल्फर ऑक्साइड निकल गया और बचा मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड का फिर से वही कोक के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन के वो निकल जाएगा और ये जो मेटल है ये अलग बच जाएगा। समझ में आया? तो ये जो मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं ये किस तरीके से किया जाता है? अच्छा, ये जो आपने सल्फाइड ओर को हवा की प्रेजेंस में हीट किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। समझ में आया? देखिए, दो चीज हुई है, कार्बोनेट ओर को हवा की एब्सेंस में हीट करना है, ठीक है, ताकि वो ऑक्साइड बना सके, इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है ताकि वो ऑक्साइड बना सके, इसे बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, और इन दोनों के एंड में ही ऑक्साइड बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, उसमें कोक की रिएक्शन करा के हम उससे मेटल निकाल लेते हैं और कार्बन ऑक्साइड निकल जाता है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद क्या किया जाता है कि क्योंकि इनसे मेटल को निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि भले ही थोड़े से कम रिएक्टिव हैं लेकिन रिएक्टिव तो हैं ही, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बन को ही यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए, आप एक बेटर ज्यादा रिएक्टिव मेटल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड को आप
रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और वो बन जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जो आयरन है वो अलग से निकल जाएगा। अब क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है, रिड्यूसिंग जो रिएक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट बनती है। ठीक है, और इतनी हीट बनती है कि जो भी मेटल निकलता है वो मोल्टन स्टेट में निकलता है, पिघले हुए फॉर्म में निकलता है। तो यहां पर इस रिएक्शन में भी ये जो आयरन निकल रहा है, आयरन बना है, वो पिघले हुए फॉर्म में बनता है। क्योंकि ये पिघले हुए फॉर्म में लोहे को बनाता है, इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट भी इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है। इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं थर्माइट रिएक्शन, जिसमें आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके मोल्टन आयरन देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कई जगह, जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स में क्रैक आ जाती है, जो रेल होती हैं, जो पटरी होती हैं, उनमें लोहे की जो पटरी होती है उनमें क्रैक आ जाता है। उन क्रैक को फिल करने के लिए या दो लोहे की चीजों को जोड़ने के लिए थर्माइट रिएक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पिघला हुआ आयरन निकल रहा होता है। समझ में आया? तो थर्माइट रिएक्शन क्या है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से एक मिडल रिएक्टिविटी वाले मेटल ओर से मेटल को निकाला जाता है। फिर लास्ट में जो बचता है वो है लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो ज्यादातर, देखो, या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में जैसे कि आपके कॉपर हो गया, वो आपका फ्री स्टेट पे पाया जाता है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब इनका कोई ऑक्साइड वगैरह नहीं होता, ये नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो सल्फाइड ओर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, ये सल्फाइड के ओर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इन्हें हमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली इन्हें जब आप हीट करते हो तो इनकी रिएक्टिविटी कुछ खास है नहीं, तो जब आप इसे सिंपली हीट करते हो तो ही ये अपने आप मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरीके से? जैसे कि मान लो आपके पास कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, या आपके पास अगर लेने के लिए हम मर्क्यूरी सल्फाइड ले लेते हैं। ठीक है, जो मर्क्यूरी है वो भी सल्फाइड फॉर्म में बनाता है, मर्क्यूरी सल्फाइड ले लो या कॉपर सल्फाइड ले लो या सिल्वर सल्फाइड ले लो। जब आप इसे हीट करोगे, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा कि जो इसका सल्फर है वो ऑक्साइड बनाएगा, और जो ऑक्सीजन है, एक्सेसिव ऑक्सीजन में हीट करोगे, रोस्टिंग करनी है बेसिकली, तो और जो मेटल है वो भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर भी आप इसे फर्दर हीट करते रहेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत कम है इनकी, तो जो ऑक्सीजन इस मेटल से जुड़ा है वो भी फिर फर्दर ऑक्सीजन बन के निकल जाएगा और मेटल अकेला रह जाएगा। समझ में आया? पहले मेटल सल्फाइड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो सल्फाइड भी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फाइड ऑक्साइड बना लेगा, और जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ भी जुड़ के मेटल ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन इसे भी, मेटल ऑक्साइड को आप लगातार हीट करते रहेंगे तो वो ऑक्सीजन भी उससे लिबरेट हो जाएगी और वो मेटल अकेला बच जाएगा। तो इस तरीके से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर ये जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं आपने, चाहे वो हाई रिएक्टिविटी वाले हों, लो रिएक्टिविटी वाले हों या मिडिल रिएक्टिविटी वाले हों, ये एकदम प्योर नहीं होते। ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज रह जाती है। इन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए ये जो मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, इन मेटल में से जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रह गई हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, एकदम प्योर मेटल लेने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसे बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, और ये रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिफाइनिंग करते हैं। क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मेटल आ चुका है, ठीक है, जिसे हमें प्योर करना है, मान लो कॉपर है, ठीक है, हमें कॉपर मिला है, उसे बस प्योर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, उसी का जो भी हमारे पास मेटल होगा उसी मेटल का हम रिस्पेक्टिव सॉल्ट ले लेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, उसी सॉल्यूशन के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव वाला है वो एनोड है, जो नेगेटिव वाला है वो कैथोड है।
ठीक है। तो जो एनोड है, एनोड को हम लेंगे जिसे हमें प्योर करना है, जो मेटल हमें प्योर करना है उस मेटल को ही हम एनोड बना देंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। और दूसरी एक और मेटल शीट लेंगे जो भी एकदम प्योर हमारे पास होगी, मान लो कॉपर है तो कॉपर की एकदम प्योर वाली शीट, उसे हम पतली सी शीट, उसे हम बना देंगे कैथोड, ठीक है, जिसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू होगी। यहां से एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है वो आपका पानी में घुलेगा, और जो पानी में पहले से घुला हुआ कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो आपका कैथोड पर आकर जुड़ता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। अब अज्यूम करो जो एनोड पर इम्प्योर कॉपर है उसकी इम्प्योरिटी तो घुलेगी नहीं ना पानी में, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जो उसके अंदर मिट्टी गंदगी जो भी चीज होगी वो नीचे धीरे धीरे बैठती जाएगी, जैसे जैसे घुलकर जो कॉपर है वो एनोड से कैथोड पर डिपॉजिट होगा और नीचे वो बैठती जाएगी जो भी उसकी इम्प्योरिटी है। वो जो इम्प्योरिटी जो नीचे एनोड के नीचे बैठती जा रही है उसे बोल देते हैं हम एनोड मड। क्या बोल देते हैं, एनोड मड। समझ में आया। और इस तरीके से धीरे धीरे एनोड से इम्प्योर मेटल इधर कैथोड पर आकर पूरा प्योर हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हो गया क्लियर। ये प्रोसेस है आपका मेटलर्जी का। समझ में आया। अब इसके बाद जो लास्ट चीज बचती है दैट इज कोरोजन, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। अब मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोरोजन। मेटल के ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है इसे बोल देते हैं हम कोरोजन। इसी की वजह से मेटल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही होती है ना। जो एक प्योर मेटल की क्वालिटी है वो इसके अंदर रह नहीं पाती है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ मेटल या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये सब आपका कोरोजन कहलाता है। कोरोजन का एग्जांपल क्या है, जैसे आयरन है, आयरन की रस्टिंग होती है, तो आयरन की जो रस्टिंग है वो कोरोजन ऑफ आयरन है, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन को ही रस्टिंग कहा जाता है। तो व्हाट इज रस्टिंग अगर पूछा जाए, दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आयरन के कोरोजन होने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम रस्ट बोल देते हैं। समझ में आया। अब ये रस्टिंग होती कैसे है, देखो आयरन आपको पता है कि हवा के ऑक्सीजन के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो जो आयरन की रस्टिंग होने वाली होती है वो होती है बेसिकली स्टीम की वजह से। जो हवा में वाटर है, ठीक है, स्टीम फॉर्म में, वो उसे रस्ट आउट करता है। ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन देता नहीं है, आपको पता है, आपने पहले ही पढ़ा है कि ठंडे पानी के साथ आयरन रिएक्ट नहीं करता है। समझ में आया। वो करेगा किसके साथ, स्टीम के साथ। चलिए, फिर ऐसे ही आपने देखा होगा कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के ऊपर वो ब्लैक कोट आ जाता है एकदम। वो किस वजह से आता है कि सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर जम जाती है, ठीक है, जो AgS की लेयर जमने लगती है। एयर में देखो सल्फर भी है ना, पानी में भी सल्फर वगैरह होता ही है। तो जब चांदी जो है, सिल्वर जो है, वो एयर में या पानी के कांटेक्ट में आती है जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। तो उसका भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। वो जो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर वो कोरोजन की है, तो उसका भी कोरोजन हो गया। ऐसे ही आपने कॉपर का देखा होगा, कॉपर की टार्निशिंग हो जाती है। जिस तरीके से आयरन की रस्टिंग होती है उसी तरीके से कॉपर की टार्निशिंग होती है, ठीक है, एक ग्रीनिश कोट आ जाती है कॉपर के ऊपर। समझ में आया। अब ये जो कोरोजन की प्रोसेस है, जो मेटल खराब हो रहा है, जो हमारा कोरोडेड हो रहा है, इससे प्रिवेंशन के तरीके क्या है, इससे बचाव के तरीके क्या हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं और आप ज्यादातर तरीकों को जानते हो। जैसे आप सबसे नॉर्मली तरीके की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं कि मेटल के ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं हम मेटल के ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। जहां हमारा पेंट वगैरह नहीं चलता हो, जो पार्ट लगातार रगड़ता हो, ठीक है, क्योंकि अगर किसी पार्ट पे कोई चीज़, किसी चीज़ से फ्रिक्शन लग रहा है, कोई चीज़ एक सट के चलती है, तो उस पर तो पेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं कि जब वो एक दूसरे के साथ घिस के चलेंगी तो वो पेंट हट जाएगा उससे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसी जगह पे क्या किया जाता है, ऑयलिंग कर दी जाती है या फिर ग्रीसिंग कर दी जाती है ना। तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल से तरीके हैं
जो एक किसी मेटल को बचाने के होते हैं। अब इसके अलावा जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं? देखो, एक तरीका जो वेल नोन है वो है अलॉइंग। आप क्या करें कि मेटल को अलॉय में कन्वर्ट कर दें। अब अलॉय होता क्या है? व्हाट इज अलॉय? एक मेटल के अंदर आप दूसरे मेटल या नॉन मेटल और मिक्स कर दो तो उससे उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो मेटल जिसमें कोई और मेटल या नॉन मेटल मिक्स हो चुका है इसे बोल देते हैं हम अलॉय, और अलॉय बनाने की प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं अलॉइंग। समझ में आया? अलॉय बनाने की प्रोसेस को बोल देते हैं अलॉइंग। अब अलॉय जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे होते हैं। एक अलॉय होता है आपका अमलगम। क्या होता है? अमलगम। अमलगम क्या होता है? देखिए, अगर किसी भी अलॉय में एक पार्ट मर्क्यूरी मिला हुआ है, चाहे वो लोहे में मिला हुआ है चाहे वो किसी भी चीज में मिला है, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं अमलगम। मतलब अलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमलगम। जैसे सोडियम के अंदर मर्क्यूरी मिला दिया तो हम उसे क्या बोलेंगे? अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड सोडियम। और अगर मुझे और शॉर्ट में बोलना है तो मैं सिंपल कह सकता हूं अमलगम ऑफ सोडियम, क्योंकि अमलगम का मतलब हो गया अलॉय ऑफ मर्क्यूरी, है ना, और साथ में सोडियम भी आ गया। समझ में आया? इसके अलावा स्टील है। एक स्टील होती है, एक स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है। स्टील में बेसिकली कार्बन मिला होता है, तो ये जो स्टील होती है इसमें लचीलापन, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। फिर एक स्टेनलेस स्टील होती है जिसके आपके मोस्टली आपने देखा होगा जो ब्लेड्स होते हैं, जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनमें रस्टिंग तो होती नहीं है, मतलब बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मिला होता है निकेल मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है, ठीक है। आयरन के अंदर निकेल या क्रोमियम इस तरीके से मिला देते हैं, वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऐसे ही ब्रॉन्ज होता है, कॉपर के अंदर टिन मिला दिया जाता है, ठीक है, वो ब्रॉन्ज होता है। ऐसे ही ब्रास होता है जो पीतल होती है, ठीक है ना, वो होती है कि कॉपर के अंदर जिंक मिला दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने बहुत सारे अलॉय देखे होंगे। तो अलॉइंग एक तरीका है कोरोजन से बचने का। इसके अलावा जो एक तरीका है वो है एनोडाइजिंग। क्या है? एनोडाइजिंग। क्या होता है एनोडाइजिंग? क्या करते हैं ना कि किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे लोहा ही है, आपने आजकल देखे होंगे जैसे हमारे घर में, क्योंकि जो पुराने तवे आते थे ना लोहे के, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे, उनकी रस्टिंग हो जाती थी, उनके ऊपर से जो आजकल के तवे आ रहे थे उन पे से वो पपड़ियाँ सी निकल, वो लोहे की पपड़ी से निकल के वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक जो तवा आता है मार्केट में वो आता है एनोडाइज्ड तवा, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि जो भी आपका मेटल होगा उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है और ये और ज्यादा फर्दर रस्टिंग नहीं होने देता, क्योंकि ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो गई तो अंदर अब ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है ना। और ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर ही है तो ऑक्सीजन अब उसका बिगाड़ ही क्या लेगा। जो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड है ऊपर, उसका तो पहले से ही ऑक्सीडेशन हो रखा है ना, तो अब हवा में जो ऑक्सीजन है या वाटर की वजह से ऑक्सीडेशन तो अब उसका होने से रहा, ठीक है। क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अच्छी खासी मेटल स्ट्रेंथ रखता है, तो इसलिए हम एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, इसे बोलते हैं हम एनोडाइजिंग। समझ में आया? इसके बाद एक तरीका जो है उसे कहते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है, अलग से, क्योंकि जिंक जो है बाकियों के मुकाबले थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया या हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ये थोड़ा हायर रिएक्टिविटी वाले हैं, तो हम क्या करते हैं जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। अच्छा, जिंक काफ़ी शाइनिंग करता है, ठीक है, तो उसकी डेकोरेटिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, उसे डेकोरेशन में भी दिखने में भी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ उसकी जो कोरोजन की प्रॉपर्टी होती है उसे भी रोक देता है, मतलब प्रिवेंट करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर आपके पास कंपास वगैरह हो, पुराना किसी के पास कंपास वगैरह हो, तो उसके ऊपर से कई बार वो जो एकदम चमकदार वाली लेयर होती है वो अलग से निकल जाती है, जैसे पेंट लगा हुआ हो उसके ऊपर निकल जाती है कई बार, है ना। अगर आपने कभी किसी ने गौर किया हो तो वो क्या होता है, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ी हुई होती है,
समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसके ऊपर हम जब किसी मेटल के ऊपर पतली सी एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम मेटल को बचा सकते हैं कोरोजन से। समझ में आया? चलिए, अब देखिए, अलॉय की जब हमने बात की है तो एक चीज आ जाती है आपकी गोल्ड। आप सब जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि आप चाहें तो थोड़ा अगर जोर लगा के हाथ से ही दबाएं तो वो दब जाएगा। ठीक है, वो डीमोल्ड हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो इस वजह से जो प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है, उसे गहने वगैरह बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया नहीं जाता। ठीक है, तो ऑर्नामेंट बनाने के लिए, मतलब कि उस गहने की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसका भी अलॉय बना दिया जाता है। मतलब उसमें भी कॉपर या सिल्वर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि देखो बनाया कैसे जाता है, जो भी हमें अलॉय बनाना है उन्हें पहले पिघला लेंगे दोनों को। ठीक है, पिघलाने के बाद घोल देंगे आपस में, फिर उन्हें ठंडा कर देते हैं, तो वो एकदम स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाती है। समझ में आया? अब जो सबसे बेस्ट गोल्ड होता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए, उसे बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास टोटल 24 पार्ट हैं, 24 पार्ट में से 22 पार्ट आप गोल्ड के लेते हैं और 2 पार्ट आप किसी अदर सब्सटेंस के, जैसे अगर मैं उसमें कॉपर मिला रहा हूं तो कॉपर का पार्ट ले लूंगा। ठीक है, इस तरीके से वो बनेगा 22 कैरेट गोल्ड, और उसका यूज किया जाता है ज्यादातर बेस्ट प्योरिटी के ऑर्नामेंट बनाने के लिए। ठीक है, आपको 23, 24 कैरेट के गोल्ड से बना हुआ ऑर्नामेंट गहना नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक केस आपने वो दिल्ली में कुतुब मीनार के साइड में जो आयरन पिलर लगा हुआ है उसके बारे में भी सुना होगा कि वो काफी टाइम से लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसका कोरोजन नहीं हो रहा। इसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसमें जो लगा हुआ लोहा है वो बहुत ज्यादा प्योरिटी का है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्योर है, उसे रॉट आयरन बोलते हैं। ठीक है, रॉट आयरन बोलते हैं उसे। ठीक है, और उसमें फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा है। उस लोहे में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सल्फर का अमाउंट बहुत कम है। साथ ही साथ उसके ऊपर ना सिडर की लेयर चढ़ाई हुई है। सिडर होता है एप्पल सिडर, जैसे विनेगर होता है ना, उसी तरीके से सिडर होता है। एप्पल का सिडर बनाया जाता है, उसके ऊपर सिडर की भी लेयरिंग की हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से उसका कोरोजन नहीं हो रहा। पर हम कह सकते हैं वो सारी की सारी करामात वो क्राफ्ट्समैन की है, जिन्होंने उन्हें बनाया था। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करके उसे बनाया है और इस वजह से उसका कोरोजन नहीं हो रहा। फाइनली आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डायरेक्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हमें ज्वाइन करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब शुरू करेंगे हम कार्बन। तो अगर आप एग्जाम के टाइम पे देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।